अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से कौमी सलामती के हवाले से, मुल्क की सुरक्षा के हवाले से, मुल्क के बाशिंदों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी फ़िक्र और सबसे बड़ी तशवीश और सबसे बड़ा जो है मसला अगर बना हुआ है तो यही है कि हम अपने मुल्क की सरहदात की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी अंजाम दी जा रही है, कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क से वो दहशतगर्द यहाँ आते हैं। और इसी हवाले से 22 अप्रैल को जो वाक़या हुआ, फिर एक मरतबा उस वाक़े ने हमें उड़ी में जो कुछ हुआ था, उससे पहले पठानकोट की बात कर लें, उससे पहले अगर हम छठी सिंहपुरा की बात कर लें, अगर उसके बाद की बात करें हालिया दिनों यानी पुलवामा अटैक की बात कर लें, तो ये एक सीक्वेंस है और सिर्फ यानी ये चंद वाक़यात दर्दनाक सानहे नहीं हैं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर की तारीख़ का जायज़ा लेंगे। बिलखुसूस यानी 3 दहाइयाँ जो 1990 से लेकर जो 2 दहाई यानी 2 दहाई से बढ़कर जो हालात इंतहाई ख़राब रहे, उस दरमियान भी अगर हम देखें तो बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई, जिसमें हमारे अहलकार, बहादुर फ़ौजी अहलकार हैं, पुलिस अहलकार हैं, वर्दी वाले हैं, और फिर साथ ही साथ सिविलियंस हैं, और उसके साथ साथ जो इनकाउंटर्स हुए तो उसमें मिलिटेंट्स भी उसमें जो है मारे गए। यानी बात यह है कि इस यानी क़त्ल व गारत का या फिर आम लोगों का, बेकसूरों का जो जानों का ज़िया है, ये कब रुकेगा, कब थमेगा, ये सवाल उठ रहा है। एक 2014 से पहले एक आवाज़ बुलंद हुई थी जिसने सारे देश को यकीन दिलाया था कि ये जो अभी तक की यानी आज़ादी के बाद से अब तक जो सरकारें हैं, इन्होंने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जो दुश्मन मुल्क है उसके ख़िलाफ़। तो इसके लिए ज़रूरत यह है कि एक बड़ी मजबूत सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फ़ौजों पर हमको पूरा यकीन है। फ़ौजों के हवाले से, अफवाज के हवाले से या फिर सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से हमको पूरा इन पर यकीन है, इनकी जो है यानी हर तरह से, हर एतबार से। अब ज़रूरत इस बात थी कि एक मजबूत सरकार हो, एक मजबूत वज़ीर आज़म हो। तो बहरहाल 2014 से पहले एक आवाज़ बुलंद हुई जिसने कहा कि घुस के मारेंगे, जिसने कहा कि दहशतगर्दी से जिस तरह से निपटना चाहिए वैसा नहीं निपटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो खित्ता है बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का वो शोरी ज़दा है। तो बहरहाल 2014 में एक मजबूत सरकार बनी, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि वाक़यात कम नहीं हुए, वही उसी का सिलसिला जारी रहा, बल्कि बड़े बड़े ऐसे साने हुए जिसको हम भुला नहीं सकते। तो बहरहाल पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ, बेकसूरों की जानें गईं, उसके बाद से अभी तक जो हालात, जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। और चूँकि हालात जो है अभी भी यानी इसमें कोई एक सिमत का तयन नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। यानी मीडिया हाउस में भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ बहसें चल रही हैं, और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो सब कॉन्टिनेंट को लेकर जो कुछ चल रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम उस पर भी नज़र डालेंगे। एक किस्म की अदम इस्तेहकामी, गैर यकीनी, गैर मुतवक्का सूरत हाल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे वो भी हैं जो बड़े बेफिक्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं जज्बात हैं उन लोगों के, हम सब के, हम कहेंगे कि सारे भारतवासियों के, कि किस तरह से आप इस बात को गैर संजीदगी से ले सकते हैं कि 28 जानें चली गई और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने तो देश से वादा किया है कि जो कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। न सिर्फ हैंडलर्स को, बल्कि उनको जो हैंडल करने वाले हैं, जो उनके पुष्टपना हैं, तसव्वुर से भी बढ़कर जो है यानी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, फहम गुमान नहीं हो सकता, वैसा हम बदला लेंगे। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या बदला लेने के लिए अभी इंतज़ार करना है, या फिर बदला ले लिया गया, या बदला नहीं लिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी, क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि देश इस वक्त बेचैन व बेकरार है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार वाहिद नसीम साहब। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वैसे सब मैं वैसे ख़बरें तो नाजरीन हमारे देख रहे हैं कि सरहदात पर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में क़रारदाद मंजूर की गई, जिसमें पहलगाम के वाक़े की सानहे की सख्ती से मजम्मत की गई,
और फिर दीगर चीज़ें भी जो है इसमें शामिल की गई, और जम्मू कश्मीर के खत्ते में अमन व अमान की बात की गई, और जो कश्मीर के बाहर जो हमारे यानी नौजवान हैं, तलबा हैं, उनकी हिफाजत की बात की गई। बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। भाई साहब, किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? 22 अप्रैल को ये सानेहा पहलगाम में पेश आता है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 दिन हो गए हैं। जी भाई साहब, क्या आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? देखिए जी एक बात जी मैं आपको बताना जी चाहूंगा प्लीज़। कि 6 दिन हो गए हैं। हालांकि बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कहने की कि भाई तुरंत हमला कर देना चाहिए, और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां कह रही, मगर ऐसे हालात में बताया नहीं जाता कि कब हमला किया हाँ, जाएगा, ये कब बात नहीं बराबर किया है। जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। हम्म ऊपर से एडवाइजरी भी जारी है कि आप उस पर एक लिमिटेड चर्चा ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म तो और इस बात का मीडिया में चर्चा होना भी नहीं चाहिए कि हमला कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। हम्म हालांकि कुछ मीडिया हाउस हैं जो बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, हम्म मगर वो गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हैं। हम्म क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन है कि भाई आप उस लिमिट तक के लाइव मूवमेंट और सारी चीजों पर बातें न की जाए। नहीं भाई साहब, एक चीज़ है ना, ये एक चीज़ हो रही है कि आप कोई जो फौजी सरगर्मियां हैं उसके हवाले से, या फिर कोई ऐसे लाइव मकामात, या फिर जो मनसूबाबंदी है उस हाँ हवाले से, लेकिन वो लेकिन है। जो 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 मुतासरीन हैं उनके जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी तो मीडिया हमारा ज़रूर करेगा, और उनका क्या मुतालबा है उसका तो ज़रूर वो करेगा। कर भी रहा है, मगर जी हाँ। एक बात हो गया। जी देखिए बहुत दुखद सामना है, बहुत अफसोस की बात है, मगर एक बात है जी, इसमें कि पाकिस्तान शायद जिस थोड़ी मकसद थोड़ी को सी हासिल आवाज़ आपकी करना थोड़ी सी चाहता दबी दबी सी आ रही है भाई साहब, थोड़ा सा लाउडली मैं जी जी चाहूँगा। हाँ मैं थोड़ा जंगल में हूँ। हाँ तो जी। मैंने कहा कि देखिए हम्म पहली बार ऐसा हुआ है हम्म कि पाकिस्तान ने ये सानेहा धर्म मजहब पूछकर जिस तरीके की भी वहां पर घटना हुई है, उससे जो वो चाहता था उसका उल्टा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा हुआ है मामला। वो अलग बात है। देखिए अगर पहले जिस तरह से रिएक्शन होते थे या जिस तरह से होते थे, ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रहे, अब भी हो रहे हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद में इसका रिएक्शन जो है वो उल्टा ये हुआ है कि कश्मीर की असेंबली में जो है उन्होंने आज रेजोल्यूशन उनके लाई है। शोक मनाया। हाँ मतलब जो है जी और हाँ। मोहम्मद की ओर खुलकर चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है कि, और बल्कि ये कहा गया जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कि ये जो काम तुमने किया है ये हमारे हितों के लिए, तो हमारे लिए तो नहीं किया है, हमारे तो तमाम मतलब जितना बुरा भला कहा जा सकता था कि ये कश्मीर के हित में है, ना कश्मीरियों के लिए है, ना इसमें कश्मीरियों का कोई मतलब। और पहली बार देखा होगा कि कश्मीर जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ का बाजार बंद, वहाँ के घोड़े वाले, बाजार वाले, व्यापारी, जम्मू से लेके कश्मीर तक सब लोग जो है वो इसके खिलाफ निकले और सड़कें बाजार बंद किए। ये सिर्फ वहीं पे बात नहीं हुई, ये एक और बात की है इसमें जो बहुत बड़ी बात है। जी। पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है बाहर निकले, खासतौर से मुसलमान बाहर निकले, इकट्ठे हुए, काली पट्टियां बांधी, प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे भी लगाए और पाकिस्तान पर हमले की मांग भी की है। जी। और ये पहली बार हुआ है कि सिर्फ मुसलमान भी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस पर जवाबी कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी विपक्षी पार्टियां इस वक्त ये कह रही हैं एक सुर में कि इसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं पर ये शायद पहली बार ये भी हो रहा है कि मीडिया कुछ ना कुछ फिर भी कर रहा है, मगर करने की जगह मीडिया को नहीं मिल रही है। बेसिकली जो चाहता था कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का इतना भेदभाव हो जाए कि गृह युद्ध की बात हो जाए। हालांकि गृह युद्ध की बात इस हमले से पहले यहाँ वैसे ही कुछ मंत्री कर रहे थे, कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी कर रहे थे बाकायदा कि गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध फलाना, गृह युद्ध ये। तो हालांकि वो पूरा का पूरा जो एक माहौल इस हमले से पहले भी जो नफरतों का माहौल गर्म था, ये उससे कोई आगे बढ़कर नहीं हुआ है। जितना था उतना तो है, मगर इसका जो फायदा पाकिस्तान को मिलना था या नफरतों का मिलना था, देखिए
धार्मिक नफरतों का सिर्फ पाकिस्तान को ही फायदा मिलता हो ये तो जरूरी नहीं है। जिसे भी फायदा मिलना था वो फायदा नहीं मिला है, कुल मिलाकर ये है। क्योंकि इसमें जितने वहां पर पर्यटक गए थे, उन पर्यटकों ने जिनकी जानें बचाई गई हैं और जिनकी सोशल मीडिया के जरिए जो पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव कश्मीरियों को लेकर भी था, उसमें जो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सोच में आया है। ये आप देखेंगे कि इस घटना के बाद अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होता है तो कश्मीर में पर्यटकों की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि शायद अभी तक कश्मीर की एक लंबे 20, 30, 40 साल से जो कश्मीरियों के बारे में एक नैरेटिव बनाया गया था, इस घटना ने उस नैरेटिव को चेंज किया है कि कश्मीरी में इस वक्त आतंकवादी अलग है और कश्मीरी अलग है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। और जो भाई साहब, एक चीज के हवाले से मैं आपने जो जितनी बात की उसी में से सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत को अगर कंपेयर करें किसी भी एतबार से, चाहे पॉपुलेशन के हवाले से हो, चाहे दिफाई ताकत के हवाले से हो, चाहे मुआशी जो है हजम के हवाले से हो, हर एतबार से अगर देखें तो पाकिस्तान, और फिर यानी रकबे के हवाले से देखें तो हर एतबार से पाकिस्तान एक बिल्कुल हमारा ही हिस्सा हमसे कटा हुआ बिल्कुल छोटा सा है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब उसी मुल्क में हम देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये सारी चीज़ें, ये हिमाकतें जो भी हैं, कोशिशें, दहशतगर्दी जो भी कोशिश की जाती है, लेकिन हम उसी मुल्क में अगर हम देख रहे हैं तो एक जानिब बलोची हैं, दूसरी जानिब पंजाबी हैं, एक जानिब पख्तून हैं, एक जानिब पश्तून हैं, एक जानिब यानी शिया हैं, एक जानिब सुन्नी हैं, एक जानिब वज़ीरिस्तान है, एक जानिब कश्मीरी है। मतलब वहाँ पर ख़ुद अगर हम देखें तो किस तरह की सूरत हाल जो कुछ हो रही है, ख़ुद वहाँ का ये कहना है कि हम खुद, क्योंकि उनका जो नरेशन आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम खुद जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है बड़ी दहशतगर्दी, सबसे शदीद तरीन दहशतगर्दी का हम शिकार हैं। तो फिर अब इस हालत में, इस सूरत हाल में वो मुल्क किसी और मुल्क में यानी ये सारी चीज़ें करेगा, तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम ये किस तरह की बात की जा रही है, किस तरह का नरेशन किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह का एक हमारे ऊपर एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम आयद किया और दुनिया में वो इसको जो है प्रोपोगेट कर रहा है, फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, इस हवाले से आप कैसे देख रहे हैं कि जो मगरिबी जो मीडिया हाउसेस हैं वो इसको किस तरह से दे रहे हैं? वो भी कुछ ना कुछ पेश कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी जा रही हैं बहुत सारी बातें। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग का वो अपना फ्लैग चला रहा है? जी वाहिद साहब। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं जी कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने जिस तरीके से ये कहा कि हम तो ये आतंकवाद बहुत दिनों से झेल रहे हैं, पूरी बात बोलना चाहिए। और उसने ये कहा कि हम ये पश्चिम की लानत झेल रहे हैं, पश्चिम का बोझ ढो रहे हैं, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो उनसे आतंकवाद करवाए हैं वो तो उसको ढो रहे हैं। और ये एक्सेप्ट और कबूलनामा दुनिया के सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया कि हमने जो यहाँ पर टेररिज्म, चाहे वो तालिबान के तौर पर बनाए हों, चाहे वो दूसरे गुट बनाकर इधर उधर की उन्होंने एक्टिविटी करवाई हो, बनाने का कबूलनामा पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा कि ये काम तो हमने अमेरिका के लिए किया, ये तो हमने जो है ब्रिटेन के लिए किया। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा जी भाई साहब, अमेरिका क्वेश्चन बनता है। जी हाँ प्लीज कंटिन्यू। देखिए आप बहुत क्लियरली मैं बात करना चाहूंगा और वो क्लियर बात ये है कि अगर कल अमेरिका को और ब्रिटेन को आतंकवाद की जरूरत थी, जहां उन्हें जरूरत थी वहां उन्होंने किया, चाहे वो ISIS के रूप में किया, चाहे वो तालिबान के रूप में किया, चाहे वो दूसरे TTP फलाना ठिकाना के रूप में किया। जहां भी आतंकवाद की जरूरत पश्चिम को हुई, पाकिस्तान ने उसमें मदद की है। भाई साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, देखिए हम हैंडलर्स को ढूंढ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो करने वाले हमला आकर करने वाले ये मतलब असल नहीं है, बल्कि असल इनके पीछे कौन है। तो फिर जब जिसके पीछे हम जिसको तलाश कर रहे हैं वो कह रहा है कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो तो हमारा दोस्त है अमेरिका। नहीं, मैं वही आता हूं, पश्चिम तो हमारा दोस्त है जी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अब आज पाकिस्तान भी कह रहा है, बल्कि पेंटागन से भी बातें लाके हुई है, बाकायदा ट्रंप ने भी ये बातें खुद कबूल की है कि भाई जो टेररिज्म की बात है, एलन मस्क ने भी ये बातें कबूल की है कि हिलारी क्लिंटन ने भी सेनेट में कहा
जी हाँ। मतलब ये बातें तो कबूल की है कि उन्होंने टेररिज्म जो है एक व्यापार के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है और स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर उसको डिप्लॉय किया है। तो सवाल ये उठता है कि आज भी क्या पश्चिम की जरूरतें खत्म हो गई है? क्या वो जो है अपनी स्ट्रैटेजिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत को भी जिस तरीके से हमारे एनएसए पर जो है वो सम्मन जारी किए गए हैं, जिस तरीके से हमारे और कई बड़े शहरों को सम्मन किए गए हैं जी हाँ। और जिस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पर गवाड़ आई, उसके बाद यहाँ पर जेडी वेंस मौजूद था। तो अचानक ही इस हलचल में क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान, वो भले ही कश्मीरियों के हित में ना हो, भले ही वो भारत के मुसलमानों के भी हित में ना हो और बल्कि पूरे किसी देश के हित में ना हो कि आप धर्म पूछ के हमला करेंगे, तो गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत के अंदर बनाने की जो कोशिश की गई है, क्या ये पूरे की पूरे, अब आप ठीक है पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है, वो करने वाला तो पाकिस्तान हो सकता है ना, अब वो करवाने वाला कौन हो सकता है वो अलग बात होती है, क्योंकि दबाव की, मनोवैज्ञानिक दबाव की जरूरत तो है और उसका नतीजा भी जो है हम चर्चा तो नहीं कर सकते पर समझ तो सकते हैं कि हमको नतीजे क्या दिखाई दे रहे हैं। हमने युद्ध की, मतलब देखिए हम मजबूर हैं इस वक्त क्योंकि हमारे लोगों की जान गई है। हम मजबूर हैं कि हमें लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। हम मजबूर हैं कि हमें एक बड़ा रफाल सौदा और करना पड़ा, जबकि SU-35 जैसे हमारे परंपरागत, क्योंकि हमारे पास SU यानी सुखोई की जो खेप है और हमारी मशीनरी और हमारे लोग जो हैं सुखोई के साथ 70 सालों से फ्रेंडली हैं। तो ऐसे में हम रफाल की तरफ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ ही जाते हैं हम, उसके अलावा और कितनी डील होंगी क्या होंगी हमें नहीं पता है। देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि यूक्रेन में और गल्फ में जिस तरीके से ईरान के सामने भी पश्चिमी जगत, चाहे वो फ्रांस के हथियार हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हथियार हो या अमेरिका के हो, ये सब फ्लॉप हुए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब एक ये जो है उनके लिए बाजार दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है और अगर ऐसे देशों को बाजार मिल जाता है तो अपने आप में बड़ी बात है। पाकिस्तान को मैंने कभी कोई मतलब इंडिपेंडेंट नेशन माना ही नहीं है। मैं हमेशा उसको कॉलोनी मानता हूँ ब्रिटेन की और उसको एक 52वां स्टेट मानता हूँ अमेरिका का। तो सवाल ये उठता है कि वो जिस तरीके से उनके विदेश मंत्री भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तानियों के हित में। अब ये कह, तो इससे मुराद ये, भाई साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी तो मतलब जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल कॉलोनी है वो जो है अमेरिका की, ब्रिटेन की और वेस्ट की अगर कॉलोनी है तो फिर जो कॉलोनी के जो मालिक हैं तो फिर वो जो कुछ हमारे पास हो रहा है उसके जिम्मेदार वही होना चाहिए ना। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए, अरे भाई साहब, मैं एक बात बताइए, मैं पिछले 12 सालों से आपके साथ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, इसी प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि जब भी कहीं आतंकवादी हमला होता है तमाम मुसलमानों को निकलना चाहिए बाहर, इसका मुखालफत करनी चाहिए। 12 सालों से क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, आज पहली बार निकले हैं तमाम हिंदुस्तान, यानी मुसलमानों को साबित करना चाहिए कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम बड़े वफादार हैं, हम में दहशतगर्दी नहीं है। जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी, ये बात तर्क संगत नहीं लगती है कि पाकिस्तान ये कहे कि हमने जो है हमारे पीछे कुछ लोग हैं उनके लिए आतंकवाद किया है। इसलिए देखिए पाकिस्तान, या वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब है, हमारे पास रोटी नहीं है, महंगाई नहीं है, हमारी पॉपुलेशन कम है, ये सब बातें इसलिए मायने नहीं रखती कि पाकिस्तान की फौज, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता ने डेमोक्रेटिकली किसी और को वोट दिया। पाकिस्तान की जनता ग्रोथ कर रही थी, जब लॉकडाउन था उसमें सबसे दुनिया में तेजी से वो बढ़ रहे थे, उसी नेता को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। आज सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं है तो पाकिस्तान के अंदर है। अपनी 95% जनता को कुचल रही है वहां की फौज, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? तो जो फौज डोनाल्ड लू के एक साइफर पर, एक टुकड़े पर, एक कागज पर अपनी पूरी जनता और अपने पॉपुलर लीडर्स को जेल में डाल सकती है, अपने तमाम पत्रकारों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकती है,
वो फौज क्या नहीं कर सकती। बात ये है ना, हम किसी की नाजायज तरफदारी नहीं कर सकते, हम किसी को नाजायज जो है सपोर्ट नहीं दे सकते। हक बात है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या किसी के फेवर में। जी हाँ। तो हक बात तो ये है कि वो फौज कुछ भी कर सकती है अपने आकाओं के हुक्म पर। अगर वो मगर इसमें कहें कि आकाओं की गलती है, तो ये बात इसलिए बेमानी होगी क्योंकि करने वाले वो है, आका तो करवाने वाले हैं ना। मैं हमेशा ये कहता रहा, हमेशा एक बात कहता रहा कि जितनी दुनिया में आप जानते हैं पिछले 30 साल रेडिकल इस्लाम, रेडिकल मुसलमान, आतंकवाद ये चलता रहा जी। मुझे पूरी दुनिया में बाकर साहब एक चेहरा वो ढूंढ के लाओ जिसने इस्लाम के खिलाफ जहर न उगला हो और जिसने खूब गालियां दी हो और जिसने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया हो। इन आतंकवादियों ने किसी एक को मारा हो, उसका नाम बता दो मुझे। जी जी हाँ। आपके मुसलमान अंधे थे? अरे खुले आम मुसलमानों को गालियां देने, कत्ल करने, बेहुरमती करने, गंदी गंदी बातें करने, सड़कों पे मारने, ये करने वालों को किसी एक आतंकवादी ने मारा? इनके सरबराहों के, इनके बड़े से बड़े नेता को किसी एक आतंकवादी ने मारा पूरी दुनिया के अंदर? पर ये आतंकवादी मस्जिदें फोड़ते रहे, मुसलमानों को ही मारते रहे, सब जगह पे इन्होंने आज पहली बार जो है पर्यटकों को जिस तरीके से मारा वो बेहद दुखद बात है। मगर इससे पहले ये सब मुसलमानों को ही मारते रहे और मुसलमान ही बदनाम होते रहे, मुसलमान फिर भी बाहर नहीं निकला। सवाल ये उठता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये बात अगर आप बात करते, खुल के बाहर आते, अपने मामले को झटकते, तो शायद वो बातें खुल के सामने आती कि आखिर क्या वजह है कि एक से एक मुसलमानों का बड़े से बड़ा दुश्मन खुलेआम ऐलान करता है और उसको कोई एक चने का दाना भी नहीं मारता। और ये आतंकवादी पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते, मगर ये बर्बाद करते हैं मुस्लिम देशों को ही, मुस्लिम ठिकानों को ही। तो फिर ये जो ख्वाजा ने बात कही है पाकिस्तान के कि हमने तो पश्चिम यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए जो है तमाम दुनिया में आतंकवाद फैलाया, तो वो सही कि तो कह रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक इसमें वाहिद साहब, इसमें थोड़ी सी बात ये है, थोड़ी सी बात ये है कि वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ ने, जो खुद रशियन मीडिया से चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ हमारे माजी में हमसे गलती हुई है, लेकिन एक तंजिया उनकी लाइन भी थी, वो ये थी कि एक यानी शायद CNN की जो एंकर थी उन्होंने जब सवाल किया, एक तो रशियन एंकर मीडिया चैनल से बात किया था, दूसरा जो है CNN से, जब CNN की जानिब से ये सवाल किया गया था कि आपका देश, आपका मुल्क यानी दहशतगर्दी यहाँ पर होती रही है, हमेशा जो है दहशतगर्दों को आपने जो है सपोर्ट किया है वगैरह वगैरह, जब सवाल किया तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया था कि हाँ ये सब कुछ जो है अमेरिका के लिए हुआ था, ये सब कुछ अमेरिका के लिए हुआ था, अमेरिका ही जो है के लिए सारी चीज़ हम सर्विस अंजाम दे रहे थे, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो वो एक उसको जो है तंज के तौर पर जो है देखा जा रहा था कि वो जितना भी था, जैसे अफ़गानिस्तान में सपोर्ट की हमने तो आप उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा था तो हमारी गलती ये थी कि हमने आपको बेसिस दिए, हमने आपको जो है सारा जो है जो वसाइल होने चाहिए थे वो फराहम किए, वो हमारी गलती थी, क्योंकि आप वहाँ पर जो है अपना ऑपरेशन अंजाम देना चाहते थे अलकायदा के ख़िलाफ़, उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, तो वो हमारी गलती। इस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की मीडिया कहती है कि ये हमारा बोलने का मकसद था कि हमने आपकी पश्चिम की मदद इसलिए की ताकि आप दहशतगर्दी के वॉर ऑन टेरर के नाम पर आप जो है दुनिया में निकले थे और पाकिस्तान से आपने मदद चाही थी, तो हमने अपने बेसिस दिए। ये गलती हुई कि आपने दहशतगर्दी का यहाँ पर जो है यानी इसको मरकज़ बना दिया। मैं एक बात जानता हूँ, अगर मैं अपने एक लंबे अनुभव से बता सकता हूँ जी कि कभी भी टेररिस्ट कभी भी बिना किसी स्टेट की सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। टेररिस्ट चाहे सड़कों पर हो, टेररिस्ट चाहे जंगलों में हो, टेररिस्ट चाहे शहरों में हो, टेररिस्ट चाहे मजहब के नाम पर हो या धर्म किसी भी रूप में हो, किसी रूप में टेररिस्ट, जब तक उसे कोई स्टेट यानी कोई देश और कोई पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आतंकवाद कभी भी नहीं हो सकता। ये तो पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बात करते हैं, लेकिन दुनिया में टेररिस्ट से मुराद क्या है ये भी जवाब देना होगा आपको। नहीं, टेररिस्ट का मतलब होता है टेररिस्ट
टेररिज्म होता है कि किसी को भी आतंकित करना मतलब डर भय फैलाना और कत्ले गारत करके, किसी भी रूप में कत्लो गारत करके, आप अगर भयभीत किसी को कर रहे हो, डरा रहे हो और दहशत फैला रहे हो, तो दहशतगर्द उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में टेरर फैलाना, मतलब वो दहशत फैलाना ही होता है। और दहशत फैलाने के लिए जो कत्लो गारत किया जाए वो किसी भी रूप में किया जाए वो टेररिस्ट ही होता है। तो सवाल ये होता है कि कोई ये कहे कि ये टेररिस्ट नहीं है, वो टेररिस्ट है, तो अपनी अपनी भाषा की परिभाषा हो सकती है, मगर जो लफ्जी मायने हैं टेररिस्ट के वो यही है कि अगर आप सड़कों पे भी किसी को भयभीत करते हो और कत्लेआम करते हो तो वो टेररिस्ट ही होता है। दूसरी बात, अब आप मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ जी। मैं नहीं कहना चाह रहा लेकिन दुनिया की सरकारें आपकी बात नहीं मानती, नहीं मानती ना, सरकार नहीं, वो सेलेक्टिव किसी को टेररिस्ट कहती हैं, जबकि उसी तरह का जो है ऑफेंस कहीं और होता है तो वो टेररिज्म में नहीं आता। टेररिस्ट की हर किसी की उसको टेररिस्ट बोलते भी नहीं है, उसको टेररिस्ट बोलते भी नहीं है। टेरर शब्द और टेररिस्ट शब्द के मायने बताए हैं। अब टेररिस्ट को कौन क्या मानता है, असल तो वही होगा ना भाई साहब, एक्शन तभी होगा, जब आप उसको जब करार देंगे, हाँ ये चीज, ये ऑफेंस टेररिज्म में आता है। लेकिन यहाँ पर जब उसको आप करार ही नहीं दे रहे हैं, आप किसी एक सेलेक्टिव को दे रहे हैं, तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ, तो वही होता है ना। देखिए, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, ये तो आपके ऊपर है ना। टेररिस्ट शब्द के मायने मैंने बता दिया। अब मैं पाकिस्तान की बात बताना चाह रहा था, वो समझिए जी। देखिए, उस वक्त उतनी ज्यादा भाई साहब 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे जी। देखिए, उस वक्त भारत में भी बहुत ज्यादा अखबार, मैगजीन और टेलीविजन तो होते ही नहीं थे। दूरदर्शन इकलौता हुआ करता था, वो भी थोड़ा सा बाद में ही आया। दूरदर्शन की भी प्रसारण जो है बहुत घंटे 2 घंटे का हुआ करता था। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि हम रशियन मैगजीन मेरे वालिद साहब मंगाया करते थे, और उन मैगजीन के अंदर जब हम पढ़ा करते थे कुछ चीजें तो हमें समझ में आता था। और वो क्या समझ में आता था कि उस वक्त हम ये पढ़ रहे होते थे अपनी आंखों से, जब ये घटना पाकिस्तान में घट रही होती थी कि अमेरिकन कमांडर आके स्टूडेंट्स यानी तालिबान को वो एक मूवमेंट तैयार कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी फंडिंग कर रहे थे, और खुलेआम काउंटर लगा के भर्ती की जाती थी। ये सब कुछ खुलेआम पाकिस्तान में हो रहा था। फिर चूंकि ये रूस के खिलाफ था, इसलिए रूस अपनी मैगजीन्स में इनका खुलासा कर दिया करता था। और उस वक्त जब ये चल रहा था, मैं उस वक्त उसे पढ़ा करता था। तो मैं अपने अनुभव के साथ में और कदम ब कदम मैं जो कुछ देखा है, वो 4 दिन की मेरी पत्रकारिता नहीं है, 5 दिन का अनुभव नहीं है मेरा। मैं पिछले 30-40 साल की बात आपसे कर रहा हूँ। तो ये 30-40 सालों की जो बातें आपको कर रहा हूँ, मैं उनका चश्मदीद गवा रहा हूँ। मैंने अपनी उस वक्त के साथ में सफर होशो हवास में कर रहा था। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपने अमेरिका के हितों के लिए तालिबान बनाया, और तालिबान ने रूस को वहां पर हारने के लिए मजबूर किया, रशिया को जो है मतलब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये वो उसके बाद जब वो छोड़ दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, वो एक अलग बात है। ये बात कि वो टेररिस्ट का उस वक्त भी जो है उनको तमगा देते थे। उसी वक्त आप भूलिएगा मत 90 के दशक में ओसामा बिन लादेन को बेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द 10 ईयर्स का अवार्ड जो है अमेरिका ने ही दिया था। खोज लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जब आपके हित हो और वो आपकी तरफ से आपके हित में कोई लड़ रहा हो तो वो आप उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और जब वो आपके खिलाफ लड़ रहा हो तो आप उसे टेररिस्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये टेररिस्ट की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। ये इसे हम ना बदल सकते, ना बदलने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो मौजूदा जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सब कॉन्टिनेंट की, और इससे बाहर निकलने का क्या हल हो सकता है और क्या हल तलाश किया जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ का तो हमको हक़ ज़रूर है। बहरहाल दिफाई जो मामलात हैं वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं और बड़े हसास हैं, तो उस एतबार से हमेशा हर किसी को यानी मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम उससे हटकर जो लोगों के फीलिंग्स हैं, जो लोगों के मुतालिबात हैं, जो अपोजिशन के मुतालिबात है, जो सरकार का कहना है, जो कुछ पब्लिक डोमेन में है, हम उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इस वक्त, यानी एक जानिब तो यूक्रेन है,
दूसरी जानिब गाज़ा का मामला चल रहा है, यूरोप परेशान है, अमेरिका परेशान है, ब्रिटेन भी परेशान है। लेकिन अब ये जो सब कॉन्टिनेंट में जो चल रहा है, ये किस तरह की बला है, और वर्ल्ड पावर जो है वो किस तरह से, क्योंकि उनको अगर हम देखेंगे तो वो तो कुछ डायरेक्टली कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में, मीडिया से पता चलता है, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वहाँ के जो तर्जुमान हैं, उनसे पता चलता है, जो माउथ पीसेस हैं उनसे पता चलता है। तो वो क्या कह रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। अब हम अपनी मीडिया को देखते हैं या फिर किसी भी तरफ की मीडिया को देखते हैं तो फ़िलहाल चंद को छोड़कर, यानी जो जड़ बुनियाद पर बात होनी चाहिए और वाक़यतन यानी मसले का किस तरह से हल हो सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ शोर शराबा और फिर कुछ ऐसी वाहियात किस्म की गुफ्तगू और सिर्फ धूम धड़ाका, ये किसी भी सूरत में बेहतर जो है यानी मीडिया के फ़राइज़ नहीं हो सकते और मीडिया का रोल नहीं हो सकता। बहरहाल हम अपनी कोशिश जिस तरह की पहले अंजाम देते थे वही हमारा आज भी तर्ज है। वह सब ठीक है। अब ये जो सूरत आन पड़ी है, एक जानिब सरकार पर यकीनन एक ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दबाव पड़ने की वजह से ही सरकार कुछ करे, नहीं, बल्कि सरकार खुद इंटेंशन उसका भी यही है शुरू से। सिर्फ ये एक वाक़या नहीं बल्कि पिछले वाक़यात भी जो हुए तो उसको लेकर एक कड़ा कदम, एक सख्त कदम उठाने का हमेशा मोदी सरकार ने जो है सोचा है और उसी तरह के कदम उठाए भी हैं, पुलवामा के बाद भी। अब ये जो 22 को जो हुआ है, अब ये जो थोड़ी सी खामोशी नज़र आ रही है, अब ठीक है, ये जो शोर शराबा हो रहा है वो तो बिल्कुल मतलब सिंसियर नहीं नज़र आता, क्योंकि अगर कोई बड़ा क़दम भी उठाना हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि आज सोच लिया तो कल कर दें, का वक्त लगेगा उसको। लेकिन अब देखें, आप खड़गे साहब ने ये आज कहा कि कहाँ है वो 56 इंच की छाती, कहाँ है वो घुसकर मारने वाले, जिस तरह का सवाल उन्होंने। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो टाइम हो रहा है तो इसको क्या समझ रहे हैं आप? एक लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा जो है बदला लिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, या फिर वेरी शॉर्ट टर्म में जो है ज़रूर जो है कुछ ना कुछ मोदी जी कर देंगे? जी भाई साहब। देखिए, अगर कुछ अपडेट्स भी हैं तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा हाँ, वो तो बिल्कुल, हम ना कोई टाइम हमको पता है, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन एक एहसास, जज्बात, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। जी जी जी, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सिचुएशन ऐसी बनी है कि अब इसमें सिर्फ पानी पर बात खत्म हो जाए ये मुमकिन नहीं है। अब उसको तो 20 साल होंगे बताया जा रहा है, करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन करेंगे, वो भी करेंगे। नहीं, वो भी किया जाएगा, वो तो पहले से एक प्लान था जो चल रहा था और जिसे बार बार दोहराया गया था। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पर अगर ये जवाबदेही नहीं की जाती है या उस पर हमला नहीं किया जाता है, अगर मैं ये छोड़ दूं कि चलो भाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों की दखलंदाजी के बाद कुछ चीजें बदल भी गई हैं, तो उससे आप ये नहीं कह सकते ना कि देखिए अगर ऐसा ना हुआ तो चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। खड़गे साहब ने अभी कहना शुरू कर दिया कि 56 इंच की छाती कहाँ गई है। हाँ। अगर और 15 दिन गुजर गए, तब तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो अभी पूरी तरह साथ खड़ी भी नजर आ रही हैं या फिर साथ देने का नाटक कर रही हैं, भाई साहब नाटक बोल रहे हैं, नाटक बोल रहे हैं, पर मजबूर कर रही है। सवाल देखिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा कि या तमाम लोग अगर हमला करने पर मजबूर कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष हो, जनता हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, हर कोई इस बात पर अड़ा खड़ा है नहीं हमें पाकिस्तान से बदलना चाहिए, तो फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप छोटी मोटी स्ट्राइक से अब आपका काम नहीं चलेगा, आपको बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ चीन है और भारत के साथ पूरी दुनिया अगर ये कह रही है, सिर्फ इसमें भारत की आम जनता और पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, बुरे कई देशों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है कि चलो जवान उठो और पाकिस्तान को रगड़ दो। तो सवाल ये उठता है कि इतना प्रेशर है, इसको बिल्कुल आसान नहीं होगा कि आप किनारे कर दें। आपके लिए बहुत आसान नहीं रह गया है ये मामला, इतना तूल पकड़ चुका है पूरी दुनिया में। जी जी, ऐसा लगता है
कि सब लोग आतंकवाद के इतने बड़े दुश्मन हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, बिटवीन द लाइन जो कहा वो समझने वाले समझ भी लेंगे। तो मैं बेसिकली इतने ज्यादा आतंकवाद के दुश्मन है सभी इस वक्त आज की तारीख में। हर कोई इस बात पर तुला है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना ही चाहिए, और बिल्कुल पीछे हटने का कोई चांस जो है जो हो सकता है उसे भी लोग बंद करने पे लगे हैं और पीछे से ठेक लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं कि किसी तरीके से हमला किया जाए। तो हालांकि अगर ये ना भी धकेलें तो भी मोदी जी हमला करने में सक्षम हैं, वो बदला तो लिया जाएगा। और उन्होंने बाकायदा एक चुनावी सभा में ऐलान किया है जी हाँ बिहार में कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इस बार वो तसव्वुर नहीं कर सकते, फहम और गुमान में उनके नहीं होगा। करने की बात है, सख्त तरीन सजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सख्त तरीन सजा कोई जबान से तो दी नहीं जाएगी। हाँ, सख्त तरीन सजा जो है अगर दी जाएगी तो वो किस तरीके से दी जाएगी? 4, 5, 10, 15, 20 कश्मीरियों के में जाके आतंकवादियों के घर उड़ाने से थोड़ी वो जो है सजा दी जाएगी। सजा तो जहां से आते हैं वहां देने की बात कही गई है, उनकी आकाओं को, उनकी जड़ों को, उनके मैनिपुलेटर को। वाज़े तौर पर भाई साहब ये बात की गई है, क्योंकि हम बड़े अच्छे अंदाज से इस हवाले से जो है गौर खौस कर रहे हैं कि ये सिर्फ जो इनके यानी कि हम ये कहेंगे कि जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो तंजीम हो कोई, चाहे वो दहशतगर्द हों या फिर उनके सरबराह हों, ये नहीं है, बल्कि डायरेक्टली जो पाकिस्तान है उसकी जो फ़ौज है और उसके जो असल यानी फ़ौजी सरबराह हैं, तो वो दरहकीकत करवा रहे हैं। तो फिर भारत को चाहिए कि आप उन्हीं को जो है निशाना बनाए, तभी जाकर जो है मामला सॉल्व होगा। अब वो लॉन्चिंग पैड वाली बात नहीं रही। इसलिए भी समझिए ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से धमकी आ रही है, वहाँ के मंत्रालयों ने मीटिंग करके जवाब दिया है कि हम परमाणु बम मार देंगे। ये बिलावल भुट्टो कह रहा है कि अगर सिंधु नदी खून से भर जाएगी में तो पानी बहेगा या तुम्हारा लहू बहेगा। तो इस तरह की धमकी अगर आमतौर पे दी जा रही है, तो इतनी धमकियां पाके तो चुनाव में तो मोदी जी भी नहीं जा सकते ना। तो अगर पाकिस्तान का हर कोई ऐरा गहरा उठेगा और वो ये कहेगा आओ भाई आओ, तुम कहाँ रह गए हो, आओ जरा करो हमला, हम तुम पे जवाब देंगे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारा अभिनंदन मनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाएंगी और मोदी जी जो है वो सारी बातें सुन के रह जाएंगे, तो चुनाव में क्या लड्डू लेके जाएंगे? तो सवाल नहीं भाई साहब, चुनाव की तो बात शायद होनी नहीं चाहिए। अब देखें, अब ये इसी चुनाव की बात देखें आप जिस तरह से किया, उन्होंने क्या, आपका नाम जो सदर हैं, सरबराह हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने यही बात की कि भाई आप आल पार्टी मीट में रहना ज़रूरी था आपका, या फिर आप जो है बिहार में आप जो है वो रैली में जो है आप मुखातब कर रहे थे। तो शायद ठीक है, प्रधानमंत्री हो सकता है मतलब गम से दो चार थे, तो वो आल पार्टी मीट में जो है किसी वजह से नहीं आ सके, और वहीं पर उन्होंने जो है अपना लोगों के सामने अपना जो भी उनका गम था, गुस्सा था, वो सारी चीज़ें बात तो कर दी ना, चाहे वो आल पार्टी में बात करनी हो, चाहे वो जलसे में बात करनी हो। इस मामले को यानी चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। मकर साहब, घटना हो चुकी थी जी। घटना घटने के बाद मोदी जी इंग्लैंड करने वाले थे। मैं सऊदी अरब से आ गए ना भाई साहब, उन्होंने अपने दौरे को मैंने महदूद करके वो वापस आ गए। अभी क्या चाहिए? मेरी बात तो सुनिए, वो आने वाले थे, घटना हो चुकी थी और हमारे मासूमों का कत्ल हुआ था। मैं बड़े गुस्से में था और मैंने कहा था अपने किसी दूसरे चैनल पे कि मुझे अगर आपने चुनावी पिता काटते हुए इस तरह का भाषण दिया तो फिर मैं आपको एक घटिया नजर से देखूंगा। और अगर आपको चाहिए कि पाकिस्तान को आए और तुरंत जवाब दें और हमारे मासूमों की कत्लेआम का बदला लें, अगर आप सीरियस हैं तो फिर ये काम ऑल पार्टी मीटिंग में करें, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑपरेट करें, या फिर गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से ऑपरेट करें, आप कहीं से भी ऑपरेट करें। ये वक्त मेरे ख्याल से फित्ता काटने का नहीं होगा। मगर मेरी ये बात कुछ घंटों तक जिंदा रही और कुछ घंटों के बाद वही हुआ जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो ये तो खड़गे वर्गे तो बाद में बोल रहे हैं ना, मैंने तो ये घटना घटने से बयान देने के पहले बोली थी। अब सवाल ये उठता है कि उसने क्या बोला, ये कोई अहमियत नहीं रखता। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया एक साथ मोदी जी के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है, और बल्कि मतलब पूरी दुनिया के साथ साथ में भारत का भी
बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐसा लगता है कि हर कोई ये कह रहा है मोदी जी की तरफ आंख उठा के, मोदी जी देर मत करो, तुरंत हमला करो, आगे बढ़ो, आपने कहा आप है आगे बढ़ो, हम तो सब आपके साथ हैं। आप जो जो कहा है उसे पूरा करो। मगर एक बात हमें भी सोचना पड़ेगा कि ये सारा काम एक आसानी से नहीं हो सकता। जिस तरह पाकिस्तान की सारी तदबीर उल्टी हो गई कि वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता था, मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। क्यों इस वो तरह की कुछ बात आसानी से ना हो सकती? आप हौसलों को पूरे पस्त कर रहे हैं, सभी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हौसले पस्त कर रहे हैं, आसानी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आसानी से? हमारे पास सारी ताकत है, सब कुछ है हमारे पास। नहीं, देखिए ये सोचना पड़ता है कि ये मतलब रिटेलिएट क्या होगा, हमला किस तरीके से, पानी समंदर से किया जाएगा, जमीन से किया जाएगा, आसमान से किया जाएगा। पाकिस्तान के हर सरहद पर जिस तरह से मूवमेंट हो रही है, जिस तरह वो डिप्लॉयमेंट पर लगे पड़े हैं, जो खबरें आ रही हैं कि वो भारी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, तो देखिए दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे आप टैकल तो उसी हिसाब से करेंगे ना जैसा दुश्मन है। अब आप सोचिए, अमेरिका कितना बड़ा देश है, अमेरिका के साथ में इजराइल कितना बड़ा देश है, इजराइल के साथ में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला दो तो ये देखो कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। अब वो छोटे से जिनके पैरों में जूती नहीं, सर पे टोपी नहीं है, पेट में दाना नहीं है, हाथ में खाना नहीं है, और मगर हाइपरसोनिक जब वो मारते हैं तो अमेरिका का सबसे बड़ा नाक रखने वाला जहाज, उसको वो लाल सागर छोड़ के भागना पड़ता है। उनके जो है कितनी जहाजों को डुबो देते हैं, और मुट्ठी भर जो है होती है वो, और वो मिसाइल, मतलब सोचिए उनके पैरों में के जूतों में जो पहने हुए हैं उनमें तनिया बांधने के लिए नहीं है, उनके नाड़े टूटे हुए हैं, लुंगी लपेट के घूम रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका में घुस भर दिया। अमेरिका कुत्ते की तरह भागा, खंजीर की तरह भागा फिर रहा है उधर से ये सारे के सारे देश। तो मतलब किसी भी आप जो है, आप इतना नहीं आप प्रेशर बना सकते ना कि स्ट्रेटेजिकली हमारी सरकार जो सोच रही है वो सोच रही है किसी के कुछ कहने से भी, छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन सोच समझ के हमला करना चाहिए। क्योंकि हमला करने के बाद तो इजराइल ने जो है उसका कुत्ता बना दिया। ये इजराइल का जो है मार के हुतीज ने इतने उनके मिसाइल मारे हैं, उनको रोक नहीं पा रहे वो लोग। तो सवाल ये उठता है ना सब कि अब आपके कहने से या विपक्ष के कहने से अचानक अपनी फौजियों को अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। छोटा बड़ा अब मान लिया, वो तो सही बात है, भाई मोदी जी बहुत बड़े हैं तो पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं। मगर कुछ नहीं होने पर भी सोच समझ की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका का खंजीर बना दिया और इजराइल का कुत्ता बना दिया, हुतीज में मुट्ठी भर रहे, जिनके पास पैसे भी नहीं है, दाने भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, और ऐसा भी होता है क्योंकि पश्चिम की जगत के हथियारों का कोई खरीदार नहीं, बाजार कितने महंगे हो गए कि अब तो पता नहीं, 20 साल पहले रशिया के लोगों ने जिस तरीके से रोटी कमाई थी, ऐसी रोटी कमाने की स्थिति में वो पहुंच गए हैं अमेरिकन और यूरोपियन। अब उनके कहने पे, प्रेशर बनाने में कि चलो भाई हम तो फंसे हुए हैं, तुम भी आ जाओ, फंस जाओ, तो सोच समझ के मोदी जी करेंगे, ऐसा नहीं है टाइम लेके करेंगे। बाकी जब मुझे कहना था वो कह दिया, जिसे समझना है वो समझ लेगा। जी हाँ, ठीक है। आपने एक स्ट्रैटेजी की बात की, आपने कहा कि हर चीज़ जो है सोच विचार कर होती है, और जो ज़िम्मेदार मुल्क के होते हैं वो भी जो है सारा, यानी कोई भी कदम उठाते हैं वो भी इस तरह का जंगी मामला अगर हो तो वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें जो है एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर साथ ही साथ न सिर्फ आपने बल्कि प्रोग्राम में हमने बात की और दीगर उसमें भी जो है ये चल रहा है कि जो लोगों में जो आक्रोश नज़र आ रहा है, गम व गुस्सा नज़र आ रहा है, तो फिर वो तो बढ़ेगा, फिर उसको भी देखना होगा। तो फिर मतलब क्या रास्ता क्या होगा? ठीक है, तो एक वक्त लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि एक वक्त लिया जाएगा। बात ये है ना बाकर साहब, आपका गुस्सा, आपकी बातें, मैं जिन हुतीज की बात कर रहा हूँ ना, आप सोचिए कि पूरी दुनिया तो जो है उस वक्त इजराइल के साथ भी खड़ी है, पूरी दुनिया तो जो है पता नहीं किस किस के साथ खड़ी है, मगर ये चीन जो है ये चीपा से हमारी पड़ोस में जो है, सिर्फ ये और रशिया के कुछ हथियार जो है वो हुतीज के पास है। अब वही चाइना कह रहा है मैं पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हूँ, तो मतलब आप सोच समझ सकते हैं चीजों को। लेकिन भाई साहब एक सवाल, हमारे जो फौजी, साबिक फौजी या फिर बड़े बड़े जो रिटायर्ड, और उनकी तो बहरहाल उन्हीं का एनालाइजेशन इस वक्त चल रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना हिमाकत नहीं करेगा इस वक्त भारत का जो एक क्रोध है, भारत जो करने जो भी जा रहा है, तो उस हवाले से चाइना की इतनी जुर्रत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब, क्यों नहीं होगी जुर्रत? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इम्पोर्टेंट होगा बाकर साहब, क्यों जुर्रत नहीं होगी? चाइना नहीं चाहेगा। पर चाइना का विदेश मंत्री कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात, ये तो चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि हम साथ हैं।
और हम अकेला नहीं छोड़ सकते पाकिस्तान नहीं, को। उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि दोनों देश तहम्मुल से काम ले, सब्र से काम ले, थोड़ा सोच विचार कर काम ले, और चाइना ने ये कहा है। अब हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो दिफाई, जिन्होंने ज़िंदगियां अपनी जो है फ़ौज में गुजारी हैं, जिनके बाल सफ़ेद हुए हैं, जिनकी मूछें सफ़ेद हुई हैं, दाढ़ियां सफ़ेद हुई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना नहीं देगा साथ, पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, और वो इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता। देखिए, अपना अपना एनालाइज होता है, सारी बात मान ली। ईरान दुनिया में किसी के काम का नहीं था। ईरान पर बहुत एक मुद्दत से पाबंदियां लगी हुई है। ईरान जो है वो इराक के साथ लड़ा, बर्बाद हुआ, खत्म था। उसकी इकोनॉमी इतनी खराब थी कि वहां पर सब कुछ धर्म भरम था। आज भी वो दुनिया भर की पाबंदी झेल रहा है, और ये तमाम पाबंदियां लगाने वाले वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी थी, व्यापार सबसे बड़ा करते थे। चाइना का सबसे बड़ा माल खरीदने वाला अमेरिका, उसी ने पाबंदी लगा रखी है। और यही चाइना ईरान को तकनीक भी दे रहा है, मिसाइल भी दे रहा है, अमेरिका को ठुकवा भी रहा है बड़ा दबा दबा के, और वो ठुक ठुक के भाग भी रहा है वहां से। तो सवाल ये उठता है कि तुम्हारा एनालाइजेशन क्या कहता है? ये कम से कम हमारे जो थिंक टैंक है, जो हमारी सत्ता चलाते हैं, वो चंद लोगों के को भी मतलब जो है एड्रेस करेंगे, मगर सोच समझ कर ही। ये अचानक थोड़ा ही कूदा जाएगा। ये हालात हम कैसे भूल जाए कि किस तरीके से ईरान बिल्कुल अलग थलग होने में पड़ा हुआ देश, जिसे कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं, जिसे कोई मूंगफली खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उस देश का ये जाता है चाइना, जाके उसका साथ देता है, और उसमें बेचारे में अमेरिका में घुस भरवा देता है। वो घुटने के बल टिका हुआ है। अब जो है वो यूरोप में बैठ के इसका मतलब हम क्या लें? देखिए, ये जो हमारे, देखिए किसी भी तरह से जो एक प्रेशर ग्रुप हर मुल्क में होता है, वो प्रेशर ग्रुप बाज़ वक्त मतलब नेशनल इंटरेस्ट के तहत बड़ा बहुत ही ज़रूरी भी होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो अब ये जो प्रेशर ग्रुप है, चाहे वो हमारे साबिक़ फ़ौजी हों, चाहे वो हमारे अपोजिशन वाले हों, या फिर दीगर थिंक टैंक वाले हों, तो वो जिस तरह से एक हौसला अफजाई कर रहे हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं, बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनका बोलना क्या है कि मासूमों की जो जानें जा रही हैं वो रुकनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई वो जो है काम नहीं आ रही। तो अब जो है सख्ती से काम लिया जाए। तो क्या अब ये देख लिया जाए, जिस तरह का आपने नरेशन दिया, जिस तरह की, या फिर आपकी तरह और भी कोई बोल रहे हैं कि नहीं भाई चाइना जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट, तो क्या हम चाइना को देखकर इसी तरह से ये सिलसिला जो है इसको जारी रहने दें? इसका फिर सोल्यूशन ना करें? सोल्यूशन क्या हो सकता है? जिन लोगों ने पिछले 12 साल हमें सुना है, उन सारे, ये जो हो रहा है इसमें से एक भी हरफ नया नहीं हो रहा है। इसमें अगर पूरे घटनाक्रम में अगर कुछ नया है तो बस इतना कि ये उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत का भी हर तबका इस तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो दिलगार करो। ये बात जो है, क्योंकि ऐसा मौका आने के बाद फिर पीछे बैकआउट करने की जगह नहीं बचती, तो छुपने की कोई जगह नहीं बचती, तो वो काम करना ही पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि सारे लोग जो है जो प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं सरकार के ऊपर के अभी तुरंत युद्ध किया जाए, वो सरकार के फेवर में कर रहे हैं, यानी देश के फेवर में है, या देश का आहित चाहते हैं। बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। कई बार बिना तैयारी, बिना सूझबूझ के अगर आप कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो है कोई वेल विशर तो नहीं कहे जा सकते। अब वेल विशर जो है वो आप ये है कि जरूरी है कि भाई आप पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जाएगा। आप नई बहस छेड़ रहे हैं, नई बहस छेड़ रहे हैं। देखिए, पुलवामा के बाद यही हो रहा था कि अपनी ही सिक्योरिटी पे सवाल किया जा रहा था, और यानी जो दुश्मन है उस पर हमला करने की कोई बात ज्यादा नहीं कर रहा था जिस तरह से करना चाहिए था। और तब भी जो है कहा गया, तब जो है ये कहा गया कि सरकार को पूरी छूट देनी चाहिए ताकि सरकार अपनी मर्जी से काम कर सके, जब रोका जा रहा था। ठीक है, जब रोका जा रहा, जब सिक्योरिटी पे, आज जो है जब सारा देश ये कह रहा है कि नहीं आप करें, प्रधानमंत्री को हौसला फराहम किया जा रहा है, तो फिर कहा जा रहा है कि नहीं पता नहीं ये लोग देश हित में है या नहीं है। मतलब ये कैसी बात हुई है? किस तरह की बात है? सरकार को इस बार छूट भी पूरी दे दी गई है। जिस खूंटे से बंधी थी वो खूंटा उखाड़ दिया गया है। खूंटा उखाड़ने के बाद जो रस्सा लटका हुआ था वो भी उतार लिया गया। रस्सा जिस गले की पट्टी में बंधा होता है वो भी खोल लिया गया, और पूंछ पे आग भी लगा दी गई, चढ़ जा बेटा सूली पे राम बली करेगा। तो कुल मिला के ये बातें सब हो गई। मैं छोट कर मैं आपको कह दे रहा हूँ, मगर देश हित में मुझे बोलने का पूरा अधिकार है, और नादानों के कहने से
अगर सब कुछ हुआ करता तो 12 साल से मैं जो कह रहा था कि इसी तरह लोग घरों से बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें और विरोध करें उन सब लोगों का जो आतंकवाद करते हैं, जो कहने का नाम मुसलमान का लगाते हैं और हित अमेरिका और यूरोप का साधते हैं। इसी तरह मान सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार चाहे न चाहे, आरएसएस चाहे न चाहे, कुछ गुंडे जो है वो सड़कों पे उतरते हैं हिंदुस्तान के, उसी तरह और उतरते जो है वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कभी मस्जिदों में, कभी एक भोपाल के पुलिस वाले के कपड़े उखाड़ दिए, उसके नेम पे प्लेट पे मुस्लिम लिखा हुआ था। तो सवाल ये उठते हैं कि ये सारी चीजें, और जिस तरह उस वक्त मुसलमान चुप थे, इसी तरह अगर हिंदू भाई भी चुप रहते हैं ऐसी चीजों को अपने बीच में होते हुए देखकर, तो इसके कॉन्सिक्वेंस जो है वैसे ही हो सकते हैं जैसे हुए हैं मुसलमानों के साथ या होने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सूझबूझ बड़ी चीज होती है बाकी साहब, सूझबूझ से और प्लान के साथ ही किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे अपने कोदे पीट पीट के कह रहे हैं आजा आजा आजा, तो वो भी उकसा रहे हैं। आप ये कह रहे, वो आप तो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बिलावल जैसा दूध हुआ बच्चा ये कह रहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे। वहाँ का विदेश मंत्री कह रहा है कि हमने कौन सा ये परमाणु हथियार देश में देने के लिए रखे या ईद पे मिठाइयों की तरह बांटेंगे हम इनको। तो ये सारी चीजें जो चल रही है उधर, पता नहीं वो हर बात में परमाणु बम उठा के लेके आ जाते हैं। मतलब अब फिर उनमें से सफाई देने आता है कि भाई ऐसे नहीं चलाएंगे, अगर हमारी पूरे वजूद को खतरा होगा तो फिर हम परमाणु चला देंगे। ये सब बातें जो चल रही हैं इनमें दुनिया और परमाणु एजेंसियां भी शामिल होती हैं, विदेशी ताकतें भी शामिल होती हैं। उकसावा तो पाकिस्तान से भी हो रहा है, देश के अंदर से भी हो रहा है, बट सूझबूझ से ही फैसला लेना सही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमला पाकिस्तान पे नहीं कर रहा है, पर कब करना, कैसे करना, ये प्रधानमंत्री का निजी अधिकार है, उसे सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल हमला करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। पर इसमें ये ख्याल रहे कि भारत की फौज का, भारत की इकोनॉमी का, भारत की जनता का कम से कम नुकसान हो ना, मतलब बिल्कुल नुकसान ना हो ये तो हो नहीं सकता, पर ये है कि कम से कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए दो भाई साहब, दो तीन चीजें होती, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो दहशतगर्दी हो रही है या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं या ये जो 22 अप्रैल का मामला हुआ है, इसकी वजह से हम पीओके लेंगे या पीओके हमें किसी भी तरह से लेना था? ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब दुनिया की जो ताकतें, ट्रंप की अगर हम बात करें तो जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि हाँ मैं भारत से भी करीब हूँ, मैं पाकिस्तान से भी करीब हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या आपको लग रहा है कि दुनिया की वैसे तो मजम्मत करेंगे या फिर साथ ही साथ ये कहेंगे कोई भी वाक़या हो तो, और फिर साथ ही साथ कहेंगे कि कशीदगी हो जाएगी तो तहम्मुल से काम लें, ये तो ट्रेडिशनल गुफ्तगू है, लेकिन आपको लग क्या रहा है? क्योंकि एक किस्म की बेचैनी है, लोग मुंतज़िर हैं, चाहे वो आम लोग हों, 3 मिनट आपके पास बची या ताजरीन हो या हमारा कोई स्टॉक एक्सचेंज हो, सब हर कोई इंतज़ार में है। जी, ये आखिरी 3 मिनट में मैं जर्नलिज्म की असल सूरत पेश करता हूँ। अभी तक जो मैंने बकवास की, मजाक किया, बोला कहीं, निशाना कहीं था, सीधी बात है, सब जानते हैं मैं जो बात करता हूँ और कहता क्या हूँ, रोता क्या है, सब समझते हैं। मगर अब मैं आपको, अब 2.5 मिनट रह गए, 2.5 मिनट में असल कहानी बताता हूँ जी। अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं, ट्रंप की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ एक अजीबोगरीब खेल जारी है। अजीबोगरीब खेल ये है कि ट्रंप बिग 3 के साथ याल्टा 2.0 को दोबारा रिवाइव करने के लिए रशिया के साथ संबंध बना के, चीन को अपने साथ मिला के और यूरोप और बाकी की दुनिया को किनारे करके आगे बढ़ना चाहता है, ताकि तीनों मिलकर पूरी दुनिया को फिर से याल्टा के जरिए जिस तरह से ब्रिटेन माल को बांटा गया था, उसी तरह से एक बार फिर दुनिया के बाजार पर प्रभाव क्षेत्र को बांट दिया जाए, कौन किसके प्रभाव में रहेगा। ये एक ट्रंप का प्लान है। मगर जो इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें यूकैड, यूसैड जैसे संगठन जो जिनके सर कटने की बात मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी, वो अभी जमीन पर जिंदा है। वो कुछ चाइनीज कंपनियों से फंडिंग लेते हैं और ये जो प्लान चल रहा है, एक ट्रंप का प्लान है अमेरिका से और एक उनका जो एंटी ट्रंप है, मगर ताकत दुनिया के देशों में उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। वो आज भी सत्ताओं का परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी सत्ता को युद्ध में धकेलने पर मजबूर कर सकते हैं, किसी भी सत्ता को युद्ध से रोकने में सक्षम है, किसी भी देश में आग लगवा के उनको खुद ही बर्बाद करवा सकते हैं। वो ताकतें आज भी जिंदा है। मगर एक तरफ अमेरिका में
वो ताकतें हैं जो अभी बिना लगाम के घोड़ा बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप है जो दुनिया को शांति की तरफ ले जाना चाहता है, एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया में अशांति फैलाकर दुनिया को लड़वाकर उन देशों के टुकड़े करवाना चाहती है। ये है असल कील जो ठोक रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाब खुल जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा हम ये कहेंगे कि एक दरवाज़ा खुल जाएगा बहस का, वो ये कि एक लफ्ज़ आपका कि ट्रंप दुनिया को अमन की तरफ ले जाना चाहता है। तो अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे जिसमें बात करेंगे कि मतलब किस तरह से हो सकता है। ट्रंप की जितने भी इक़दाम हम देख रहे हैं उसमें मतलब एक सौ ही नहीं है, एकसानियत नहीं है, बल्कि अलग अलग है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर तो जालिमों का जो है सपोर्ट करना है अगर गाज़ा की बात करें, और यूक्रेन की जो है आप चाहते हैं कि रुक जाए। और फिर तीसरा महाज या फिर हम देखें सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों से दोस्ती है। तो इस हवाले से हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरह से भाई साहब ने अभी अपनी आखिरी बात कही, तो इस हवाले से देखना यही होगा कि चंद दिनों में, चंद घंटों में, या फिर एक शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा सब कॉन्टिनेंट में। बहरहाल जो कुछ जिसको बिसात बिछानी थी उन्होंने अपनी बिछाई हुई है, लेकिन हम तो अपने देश हित में काम करेंगे जो भी करेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।